हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग रमणीका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इस आत्मकथा की भूमिका को पढ़ेंगे, उसके साथ ही ये आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, उसके अंतर्गत कितने शीर्षक आते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रमणीका गुप्ता की जो आत्मकथा है ये दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग है हादसे और दूसरा भाग है आप हुदरी, जिसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। आप हुदरी का प्रकाशन जो है कि 2015 में हुआ था। आप हुदरी जो है ये भी दो भाग में विभाजित है। इसके पहले भाग में 87 शीर्षक हैं और दूसरे भाग में 35 शीर्षक जो है वो है। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए प्रश्न कि इसके पहले भाग में कितने शीर्षक हैं या दूसरे भाग में कितने शीर्षक हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर जब हम लोग बुक आगे खोलते हैं तो यहाँ पर आप हुदरी के नाम से एक लेख दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे आत्मकथा के बारे में जानकारी कुछ मिल जाती है। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। विविधता भरे अनुभवों की धनी रमणीका गुप्ता की आत्मकथा की यह दूसरी कड़ी आप हुदरी एक बेहद पठनीय आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा की पहली कड़ी हादसे से यह कई अर्थों में अलग है। सच कहें तो यही है उनकी असल आत्मकथा। यहाँ लेखिका का निजी जीवन, उनके संघर्ष का सच एक स्त्री की कसौटी पर उद्घाटित हुआ है। यहाँ एक सुदीर्घ जीवन की कहानी है जहाँ एक रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में रमणीका जी का धनबाद तक का जीवन बड़े ही रोचक ढंग से सामने आता है। तो उनका निजी जीवन, उसके साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बनी, राजनेता कैसे बनी, इन सारी चीजों का जो वर्णन है इस आत्मकथा में किया है उन्होंने। दरअसल आत्मकथा लेखन के लिए जिस जरूरी हिम्मत और सच कहने की सलाहियत होती है वह रमणीका जी में कूट कूट कर भरी है। हिंदी में यह एक निर्भीक स्त्री के जीवन पर आधारित ऐसी आत्मकथा है जिसे पाठक एक रोचक उपन्यास की तरह पढ़ेंगे। उम्र के जिस दौर में लोग हाँफ कर घर बैठ जाते हैं, रमणीका जी 86 साल की उम्र में भी युवा रचनाकारों से ज्यादा सक्रिय हैं। रमणीका जी की इस बेहद बोल्ड आत्मकथा को पढ़कर कुछ और रचनाकार आत्मकथा लिखने की हिम्मत दिखाएं तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। यह आत्मकथा बताती है कि जीवट इसे कहते हैं। फिर यहाँ पर एक कोटेशन दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन स्त्रियों के हट को जिसने उन्हें आप हुदरी बनाया, उनके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस हौसले को जिसने जोखिम उठाया पर कभी हारा नहीं। ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें सच बोलना क्यों जरूरी, ये जो है ये भूमिका है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सच बोलना क्यों जरूरी, इस नाम से किस आत्मकथा की भूमिका है, तो ये आप हुदरी की भूमिका है। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर भाग 1 के अंतर्गत जैसे मैंने आप लोग बताया कि 87 शीर्षक जो है इसमें है, इनको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इस बार जो है पेपर में ये शीर्षक पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे गए थे। मैंने उनको हाईलाइट कर लिया है पहले से ही, तो हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं। मैं घोड़ी पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की सिर ढक कर चलो, मैं बड़ी होने लगी। जब आस्थाएं टूटी उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दरवाजा, मौसी नाना, कुलच्छनी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप, कौतूहल, अपराध बोध का बीज, गलत का एहसास, कोयटा में किस्से, एक मर्द बराबर हजार औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ी मार गुरु परिवार, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार, यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के भारत लौटने के बाद, प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साए, हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह देह की भूख। तो इससे इस तरह के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके शीर्षक देके पूछा जा सकता है कि कौन से भाग के ये शीर्षक है, तो आप लोग याद रखेंगे।
वैसे इनके पहले भाग के शीर्षकों में और दूसरे भाग के शीर्षकों में काफी अंतर है, तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। भाभी, फौजी भाईचारा, मंझले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत के पात्र, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते, मिथक ढह गया, जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए, पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ, अगवार लड़कियों की खोज, रिफ्यूजी कैंप, नोआ खली और अनशन, दूसरी प्रेम यात्रा, निजात की मुहिम, कोई बंदिश ना लगाई जाए, क्या सच को झूठ कहूं, दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य मेरा हो, शादी के बाद वफादार रहें, क्या तू बेदी की बहन है, हाँ प्रकाश के पास गई थी, पहली बार, यू आर माई लिटिल एंजल, कौन पहचानेगा दूल्हे को, सतलज बहती रही, हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपए में गुजर कर लूंगी, घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और ढाहा, ग्रंथी, वफादारी की कसम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आंखों से झलकता प्यार, महाराजा का बुलावा, जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, अपने पांव पर खड़ा होने की जिद, पैसों की जरूरत का एहसास, भटकावों का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए, स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुआ हो, दोस्त सखा हमदम, छाया सड़क पर गोदने गोद रही थी, मेरी मम्मी बहुत बहादुर है, सांता क्रूज, मरीन ड्राइव और मराठी भाषा से परिचय, सीबा, शेबा, शीबा, मद्रास यात्रा और मद्रास। तो यहां से पहले भाग के शीर्षक जो है वो समाप्त होते हैं। दूसरे भाग के शीर्षक है यात्राएं और मुक्ति की छटपटाहट, परिदृश्य, स्वतंत्रता का एहसास, दहशत जदा, धनबाद, गॉडफादर का पतन, मन के दरवाजे पर मुक्ति की इच्छा की दस्तक और मेरी कविता का विषय बदल गया। मैंने समाज सेवा और राजनीति के दरवाजे एक साथ खोल दिए। तलाश पथ में राजनीतिक झूठ से पहला परिचय, चीन का युद्ध, राजनीति में पहली कामयाब दस्तक, सुरक्षा कवच, कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन, प्रशिक्षण केंद्र व बालवाड़ियों की स्थापना, मजदूरों की मांग पर सौदेबाजी, संविध सरकारों का चलन, राजनीति में मेरी दूसरी पारी, पांव छू बाबा, औरत, गुटबंदी का एक तेज हथियार, एहसान का एहसास और अपराध बोध, सिंदरी का छात्र आंदोलन, दरवाजा खुला रखना, जियो पर पहचान गंवा कर नहीं, जगत औरत, मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया, मांडवी जेल से भावनगर जेल तक, हावड़ा की यात्रा, आदम और ईव, कच्छ जन परिषद का गठन, रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं, अंतरंग क्षणों की गहराइयों के रूबरू हुई मैं, संसद में जूता फेंका, औरत का अंतरंग मन, मुझे खुद से ही मुक्त होना है, हम चले नए आकाश में उड़ने। तो इसके अंतर्गत कुल 35 शीर्षक जो है वो है। अब हम लोग इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। इसकी भूमिका है सच बोलना क्यों जरूरी के नाम से, और ये रमणिका गुप्ता ने खुद लिखी है। तो ये भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर लिया है, तुम लोग फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। मैं रमना हूं, मेरे कई रूप हैं जिससे आप मेरी इस कथा यात्रा में रूबरू होइएगा। मैंने बुरी लड़की होने का भी दंश झेला है, हालांकि मैं मानती हूँ कि मैं बुरी नहीं थी, पर मैं कौन होती हूँ ये जजमेंट सुनाने वाली। कह रही है कि मैंने तो है एक बुरी लड़की होने का भी दंश जो है वो झेला है, हालांकि वो मानती नहीं कि वो बुरी लड़की थी, लेकिन कह रही है कि मैं कौन होती हूँ ऐसा जजमेंट सुनाने वाली। पढ़िए ना आगे, बताइएगा मुझे, क्या मैं बुरी थी, क्या मैं बुरी हूँ, मैं क्या हूँ, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। चलिए आत्मकथा के साथ चले। हाँ, मैं रमना हूँ, स्कूल कॉलेज और प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रमणिका है, जो रमणी को संज्ञा का रूप देने के लिए जानबूझकर बनाया गया। तो रमणी को संज्ञा देने के लिए रमणिका बनाया गया है। तो यहाँ से पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। मुझे बदलाव प्रिय है, हालांकि मैं अब भी भीतर से कहीं रमना ही हूँ। वही रमना, कहीं अकेली खेलती, कहीं अकेली दौड़ती, कहीं
अकेले डरती, कहीं अकेले झगड़ती और बिसूरती हुई या भीड़ में जूझती हुई बहस करती, तर्क रखती, एक दुबली पतली मरियल सी सीधी साधी भोंदू सी लड़की। तो ये देखिए पूछा जा सकता है कि किस आत्मकथा की ये पंक्तियां हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। ऐसे में मैं भी क्या हूं ये कुछ लोग जानते हैं, आप भी जान जाएंगे। इस मुकाम पर मुझे उस रमना ने ही पहुंचाया है जो जिद्दी, बुरी या खराब अथवा बुद्धू कहलाने पर भी हंस या मुस्कुरा देती थी, पर अपनी बात पर अड़ी रहती थी। नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता, और मैंने भी भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि मैं उसे नदी मानती हूँ जिसे अब सब गंदगी धोकर चले जाते हैं, जिसमें सब गंदगी धोकर जो है वो चले जाते हैं, पर वह सतत स्वच्छ आबाद गति से बहती रहती है। फिर भला मेरी स्त्री कैसे उन रूढ़ियों बंधनों से बंध कर खुद को गंदला होने देती जिन्हें मैंने हमेशा नकारा और तोड़ा है। यानी रूढ़ियों और बंधनों को रमणिका जी ने हमेशा नकारा और तोड़ा है। मैं कितना नकार पाई, कैसे नकारा, क्या वह सही था या गलत, ये आप बताइए। जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व तो नहीं, उसके साथ साथ उसके संस्कार, ग्रंथियां, भय और संकल्प भी बड़े होते हैं। और कभी कभी लड़की इन सबसे आगे बढ़ जाती है। मैं आगे बढ़ने के लिए दौड़ी या दौड़ने के लिए दौड़ी, ये घटनाएं बताएंगी जिनमें मैं घटती रही या जिन्हें मैं उल्लंघती रही, यानी उल्लंघन उनका करती रही। दरअसल हर चीज पाने के लिए एक हट जरूरी होता है। घोड़ा भी हट करता है और मनुष्य भी। तो इससे ये पंक्तियां जो है ये क्रम से लगाने के लिए भी पूछी जा सकती हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। मैं या मेरी स्त्री कितना अड़ पाई, यह प्रश्न, यह यक्ष प्रश्न है। शायद समय का अंतराल उत्तर दे दे। अभी तो स्त्री की यात्रा बहुत बाकी है। आस्थाएं शाश्वत नहीं होती। मेरी आस्थाएं भी बदली और एक दिन वे आस्था ना बदलकर, आस्था न रहकर तर्क बन गई। तर्क संगत होना ही सही है या सही है, उचित अनुचित क्या है, मैंने इसकी चिंता नहीं की। ये मेरा काम नहीं है। तर्क क्या कहता है, क्या निष्कर्ष निकालता है, उसे कार्यान्वित करना मैंने ज्यादा जरूरी नहीं समझा, शायद सही भी। तर्क ने मुझे अमल करने की राह दिखाई। मैं कहां तक खरी उतरी इसका निर्धारण अभी तक की निर्धारित कसौटियों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कसौटियां ही बदल दी थी। तो पहली जो कसौटियां थी वो कसौटियां ही मैंने बदल दी थी, इसलिए उनका निर्धारण नहीं हो सकता कि मैं कहां तक सही थी। मैं सफल हुई या नहीं या मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मैंने निष्ठापूर्वक प्रयास किया, मेरे लिए यह महत्व रखता है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप उसको करिए, निष्ठापूर्वक करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। सफल होना या ना होना ये तो बाद में होता है। कसौटियां शाश्वत नहीं होती, यही मेरा तर्क था, यही मेरी मान्यता थी। अनुभवों की विरासत मेरे पास है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे युग, मेरे देश और दुनिया की विरासत है, जिनके निष्कर्ष शाश्वत नहीं, सापेक्षिक हैं। आप अपने अपने सापेक्ष ढूंढ सकते हैं, रच सकते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण और मानसिकता के अनुसार नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके लिए आप आजाद हैं, लेकिन याद रखिए नियम, कानून, दायरे और समाज, यहाँ तक कि देश और दुनिया के केंद्र में मनुष्य ही है। सब कुछ मनुष्य के लिए ही है। इनके लिए मनुष्य ना तो बना है और ना ही बनेगा। इसलिए निष्कर्ष निकालते समय याद रहे कि आप पहले मनुष्य हैं। मनुष्यता की कसौटी मानवता है, ना कि समाज के नियम या कानून। उन्हें तो मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही बदलता है। मैं सदैव ऐसा मनुष्य बनाने के प्रयास में रही, मैं सदैव ऐसा ही मनुष्य बनने के प्रयास में रही। अपनी पीढ़ी से भी मैंने यही अपेक्षा की है। तो कह रही जो नियम कानून होते हैं ये मनुष्य के लिए होते हैं। ये जो नियम कानून है इसको कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने बनाया है, मनुष्य ने ही बनाया है। और क्या होता है कि यही मनुष्य जो है इनको बदल भी देता है। परिवार में प्रेम प्रसंग की बहुरंगी सिलसिले किसी में भी प्यार की ललक पैदा कर देते हैं। यह प्यार
व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक अधिक बन जाता है। दूसरे के प्यार को बरकरार रखने का प्रयास खुद ही एक प्यार बन जाता है। प्यार की ललक समाज के प्यार की भूख से जुड़ जाती है। इस ललक ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यह ललक फूहड़ कभी नहीं रही, क्योंकि प्यार से जुड़ी ललक फूहड़ नहीं होती। लेकिन समाज प्यार में बाधक बनकर खड़ा होने के लिए अभिशप्त रहा है। यही शुरू होता है प्यार और व्यवस्था का टकराव। मैंने प्यार का साथ दिया। प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर नहीं किया जाता। मेरे परिवार में नई पीढ़ी के लिए शायद यह पहला प्रसंग था। मेरी उसमें रुचि परिवार की प्रचलित परंपरा के खिलाफ विद्रोह का समर्थन था। यानी कि प्रेम प्रसंग जो इनके घर में चल रहा था, उसमें रमणिका जी की रुचि वो केवल परिवार के खिलाफ उनका विद्रोह था। दूसरी तरफ योजनाबद्ध ढंग से रिश्ते सिलसिला जारी था। यही मान्यताओं और इच्छा के संघर्ष में मैंने इच्छा का साथ दिया। इच्छा की उर्वरा भूमि में मेरे प्यार का अंकुर फूटा। पंजाब के हीर राजा की कथा को सुना था। अपने घर में उसे घटते देखकर मैं रोमांचित हो उठी। इस रोमांच और रोमांस ने आगे आने जाने वाले जीवन को कितना प्रभावित किया, यह भी भविष्य में ही कैद है। जीवन के वर्तमान में ही भविष्य की नींव पड़ती है। मेरे अवचेतन में वर्तमान मेरा भविष्य लिख रहा था। मेरे भीतर घुटी घुटी अपराधी सी मेरी इच्छाएं एडवेंचर कथाओं को जन्म दे रही थी। मेरे सपनों में राजकुमार, नाइटों, योद्धाओं, जिन्नों व शहजादों की कथाएं जन्मती मरती, परवान चढ़ती और शहीद होती थी। मैं अभिनय और नृत्य के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने को ललायत विभिन्न पात्रों को अपने नृत्य की भंगिमाओं में जीने लगी थी। उस फुसट आर्य समाजी मास्टर से घृणा एक जिन्न का रूपक खड़ा करती थी। मेरे भीतर कोई शहजादा, राजकुमार या नाइट बसता था। मेरे भीतर बैठी एक डरी डरी सी लड़की को मुक्ति दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। मेरे कानों में राजकुमार की आहट अनवरत गूंजती थी। पता नहीं क्यों एक अतरंग साथी बनकर एक पुरुष मेरी मदद में आ जाता था, जबकि पुरुष से ही त्रस्त थी मैं। कह रही कि मेरे लिए पता नहीं क्यों कोई पुरुष जो है वो मेरी मदद करने के लिए आ जाता था, जबकि मैं पुरुष जाति से ही त्रस्त थी। एक ओर थी मेरे अंतर की मैं और दूसरी ओर थी मेरी बाह्य मैं। मेरा बाह्य रूप वाचाल हमेशा बहस करता, तर्क करता, हंसता, मजाक करता, किसी भी हद तक जाने को तैयार। वह न राजकुमार का इंतजार करता, न शोधे या नाइट का। खुद बचाने वाले की भूमिका अदा करने के लिए सदैव तत्पर संकल्पित। और अंतर्मन के बारे में बता दी कि मेरे अंतर्मन की कमजोरी था प्रेम। लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति या प्रतिबद्धता का सवाल उठता तो मेरा बहिर्मन प्रेम को दरकिनार करने की कुव्वत जो है, यानी हिम्मत जो है वो रखता। जोखिम उठाना मेरा स्वभाव है। एडवेंचर का जज्बा केवल रोमांस हेतु नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव हाजिर रहता है। प्रेम की तरह ही घृणा मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य भाव है, जो असुरक्षा और भय से पैदा होता है। फिर यहां से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। सभ्यता के विकास की सीढ़ियां दनादन चढ़ते हुए पुरुष समाज का सिरमौर बन बैठा, विधाता बन बैठा। वह बन गया सुपरमैन, जो किसी भी कमजोर से घृणा करता है, किसी भी कमजोर को जिंदा रखने के पक्ष में नहीं है। इस आत्मकथा को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हैं जाके, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बेहद प्रेम किया, घृणा की रूबरू भी हुई, पर घृणा मुझ पर देर तक हावी नहीं हो सकी। इसलिए शायद मैं प्रेम को व्यष्टि से समष्टि में बदलने में कामयाब रही। प्रेम जब समूह के स्तर तक फैल जाता है तो विराट बन जाता है। उसके सामने व्यक्तिगत प्रेम बौना हो जाता है। विश्वास स्वयं विराटता की एक जरूरी शर्त बन जाता है। तर्क प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर विश्वास को जन्म देता है। दोनों का अन्योन्याश्रित रिश्ता है, यानी तर्क और विश्वास का जो है वो अन्योन्याश्रित रिश्ता है। मैंने तर्क और विश्वास को जिया है, इसलिए जब जब विश्वास टूटा मुझे धक्का लगा। मुझे लगा मेरा तर्क हारा है। फिर भी मैंने न तो तर्क छोड़ा न विश्वास। जीने के लिए दोनों ही
दरकार है, दोनों की ही जो है वो दरकार है, दोनों ही यानी कि जरूरी है। विश्वास खो जाने का अर्थ है जीवन जीने का अर्थ खो देना यानी मृत्यु, यानी कि विश्वास खो जाने का अर्थ है कि जीने का अर्थ ही खो देना यानी कि मृत्यु। तर्कहीन हो जाने का अर्थ है जीवन जीना छोड़ देना, अर्थात जीवित लाश बन जाना, यानी कि जो भी जो कह रहा है उसको बिना तर्क के स्वीकार कर लेना, यानी कि इस तरीके अगर जीना है, तर्कहीन होकर जीना है तो ये एक जीवित लाश के समान है। तर्क शंकाओं का समाधान करके विश्वास पैदा करता है, तो विश्वास उम्मीद को जन्म देता है। मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, इसलिए बार बार परास्त होकर भी उठ खड़ी हुई। यही बार बार उठ जाना ही तो वह उत्साह है, उल्लास है जो जीने की इच्छा जगाता है। यह भी कह सकते हैं कि जीने की इच्छा ही बार बार गिरने पर फिर से उठने की ललक बनाए रखती है। सच कहने का हौसला भी मेरी जीने की इच्छा से मिला है। मैंने हर पल को जिया है, मैंने यादों से सीखा है जिंदा रहना, यादों को भी जिया है मैंने। उसके लिए जरूरी है सच कहने की हिम्मत और कुव्वत, यानी सच कहने की हिम्मत। सच जितना कटु होता है उतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा सच होता है उतनी लंबी और प्रभावकारी उसकी अनुगूंज होती है। सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है उतना ही मारक होता है। बदलाव के सब लक्षण, जड़ता को झकझोरने के लिए सब जुगाड़, समाज को बदलने की शर्त सत्य के गर्भ में छुपी होती है। मैंने सत्य की इसी रहस्यमयी, मारक और विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया। यदि मैंने इसी जो सत्य की जो शक्ति होती है उसी का मैंने प्रयोग जो है वो किया है अपने जीवन में। अपने खिलाफ खड़ी सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए कह रही मैंने सत्य का जो है सहारा लिया है, उसकी मारक या विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया है अपने खिलाफ, जो मेरे खिलाफ जो परंपरा, रूढ़ियां तथा कथित संस्कार जो खड़े थे उससे बाहर निकलने के लिए। बहुत हमले हुए, बहुत आरोप लगे, लांछन उछाले गए, मैंने उन्हें स्वीकारा नहीं और वापस उसी समाज को लौटा दिया। कर गए उनके सब उन्हीं पर, मैं अगली मुहिम के लिए फिर से उठ खड़ी हुई। कह रही ये जो समाज ने मेरे पर वार किया था मैंने उसी समाज को वापस से उसे लौटा दिया। मुझ में कई भटकाव आए, मैंने खुद को उनसे उबारा। आगे बढ़ने के लिए भटकाव पर रोक लगाना जरूरी होता है, हालांकि भटकाव भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं होता, वह भी कुछ ना कुछ सार्थक छोड़ जाता है। भटकाव की मृग मरीचिका, उससे उबरने का पश्चाताप की सैलाब भी जिंदगी की भूल भुलैया में गुम होने से बचा लेता है। मैं अपनी गलतियों से इसलिए सीख पाई हूं क्योंकि मैंने उन्हें छिपाया नहीं है, मैंने उन्हें सच की झोली में डाल दिया है जो सब्र और सहन शक्ति की अनंत सौगातों से भरी हुई है। तो कह रही है कि जो उन्होंने गलतियां की थी उससे वो इसलिए सीख पाई है। आप लोग भी जब कोई गलती करते उससे इसलिए सीख सकते हैं जब आपके बारे में, जब आप उसको छुपाएंगे नहीं, उसको ये नहीं कहेंगे कि ये आपकी गलती नहीं है, तभी आप लोग उसके बारे में कुछ सीख पाएंगे, उस गलती से कुछ सीख पाएंगे। तो वही लेखिका कह रही है कि मैंने अपनी गलतियों से इसलिए सीख पाई क्योंकि मैंने उनको छिपाया नहीं, मैंने उन्हें सच की झोली में डाला, यानी उनको सच तर्क की कसौटी पर कस के देखा है उनको। लक्ष्य की तलाश में ही लोग भटक जाते हैं, उनमें सब कुछ जल्दी हासिल करने की झटपटाहट होती है। यह झटपटाहट हर अच्छे बुरे रास्ते को परखने के लिए विचलित रहती है, इसलिए फिसल जाती है और तभी गलतियां जो है वो होती हैं। यह फिसलन भी मनुष्य को खाली हाथ जाने नहीं देती, बुरे ही सही कुछ अनुभव लेकर ही लौटता है मनुष्य। यानी आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं, कम से कम ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपको ये नहीं करना है। जो सदैव उसे खबरदार करते रहते हैं, फैसला गलत हो सकता है, मंशा गलत ना हो तो फैसला बदला भी जा सकता है। मापदंड वाले सामंती समाज में अपराध बोध से ग्रसित, खुद को अपराधी मानती मैं, इस स्टिग्मा को मिटाने की को आतुर मैं, अपने गिर्द मेरे जैसे बेदाग अपराध बोधियों के घेरे से घिरी मैं उन घेरों को तोड़ने के लिए संकल्प लिया करती थी। मैं जानती थी कि मुझे अपराधी कहने वालों ने ही मुझे अपराधी बनाया है। इन ग्रंथियों से उबरना इतना आसान नहीं था। बचपन से ही व्यक्तित्व में पड़ी ये दरारें मुश्किल से दूर होती हैं।
जिंदगी भर का इनका प्रभाव बना रहता है। ये दरारें कहीं खाइयां ना बन जाएं, कहीं मैं उनमें खो ना जाऊं, इसी प्रयास मेरे भीतर बसी मेरी अच्छी लड़की जूझती रही उम्र भर। मैं कितनी कामयाब होंगी यह समय के अंतराल में छिपा था, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो कोशिश, किसी भी काम में आपको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, सफलता तो अंततः मिल ही जाती है। वही लेखिका कहने कि मैं कितनी कामयाब होंगी ये तो समय के अंतराल में छिपा था, लेकिन मैंने कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी। मेरे अवचेतन ने मुझे कभी अपराधी नहीं माना, बेवफा नहीं माना। मुझसे प्रेम हुआ और मैंने प्रेम की हदें तोड़कर प्रेम किया। प्रेम नहीं किया जाता, हो जाता है। मैंने खुलकर जीना सीखा। सच ही दोहरेपन को खत्म कर सकता है। सच ही है जो दोहरेपन को खत्म कर सकता है। मैंने यह जान लिया, इसलिए लिखने बैठ गई मैं अपने जीवन का सच, कि समाज के दो मुहेपन को उजागर कर सकूं। मनुष्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है, उनके दोहरे मापदंडों को समाप्त करने को उद्धत मेरी स्त्री ने सबसे पहले अपने मापदंडों पर जीना शुरू किया, यानी अपनी शर्तों पर जीना जो है वो शुरू किया। ऐसे मापदंड किसी बाधा को स्वीकार नहीं करते। मैंने तय किया कि मैं किसी का औजार नहीं बनूंगी। कहा स्त्रियों को हथियार या औजार की तरह पुरुष जो है वो उपयोग करता है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया, और औजार मत बनो। प्रायः स्त्रियां कोई असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर चुप रह जाती हैं। उनके लिए बेहतर होता है कि ऐसी स्थिति ही ना पैदा होने दें। कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो स्त्रियां जो होती हैं, जो असुविधाजनक जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्या होता है कि वो चुप हो जाती हैं। लेकिन रमणिका जी इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि बेहतर होगा कि आप इस तरह की स्थिति ही ना उत्पन्न होने दें। बाद के दिनों में मुझे यही फार्मूला अपनाना पड़ा। मुझे शोषण से सख्त नफरत रही है, इसलिए उसकी गंध आते ही मैंने रिश्ते तोड़े हैं। यह तोड़ने की हिम्मत मुझे मेरे सच स्वीकारने की हिम्मत ने ही दी है। सच बोलने की मुहिम शायद उस युवा मन को राहत दे सके जो दोराहे पर खड़ा निर्णय लेने से हिचकिचाता है, प्रेम करना चाहता है पर डरता है समाज से, खुद अपने से, चूंकि उसके अपने मन में भी समाज के मापदंड जो है वो हावी है। जाहिर सी बात, आप समाज में रहते हो तो समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज जो है वो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो आप उससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। लड़कियों का सच है, पहले सह लेना फिर प्रतिवाद करना। मैंने भी इस सच को जिया है। दूसरा सच जो लड़कियां आमतौर पर जीती हैं वह है सुचिता के हनन का खतरा और उससे उपजा अपराध बोध। इस सुचिता या कौमार्य को बचाने की फिराक में ही औरत जीवन भर खुद को अपराधी मानती है। सुचिता का बोध मेरे मन में बचपन से ही भर दिया गया था, जबकि मेरी यह सुचिता कभी सुरक्षित ही नहीं रही। विरले ही कोई स्त्री होगी जिसकी सुचिता समाज ने सुरक्षित रखने दी हो। यह भी एक सत्य है। फिर यहां से ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। हमारे समाज की आचार संहिता के ठीक विपरीत पश्चिम समाज में स्त्री की सुचिता ही शादी में बाधक होती है। इसे उसका गुण नहीं, उसका अनुभवहीनता समझा जाता है। उसके यहाँ कथित भारतीय गुण गृहस्थ जीवन के लिए सुखकर साबित नहीं होता। मेरी आत्मकथ्य का यह सच साबित करता है कि सुचिता कोई मुद्दा ही नहीं है या पुरुष वर्चस्व के लिए बनाया गया एक मिथक है। इसके तहत स्त्री पुरुष की नजर में जितनी बार अपवित्र होती है उतनी ही बार वह अपनी नजरों में गिरती है। इस मापदंड से मुक्त होकर ही औरत एक स्वतंत्र और औरत बन सकती है, यानी कि इस मापदंड से मुक्त होकर ही औरत जो है वो स्वतंत्र औरत बन सकती है। वह अपवित्र होने की बोध से बच सकती है। इस हीनता से उबरना ही उसे मुक्ति दे सकता है। यह सच है कि स्त्री स्वयं ही अपने गिर्द अपराध बोध के पनपने और महकने की कथा बिनती रहती है, लेकिन यह भी सत्य है कि अपराध बोध की यात्रा पर निकली स्त्रियां ही समाज को बदल सकती हैं। मैंने कैसे उससे निजात पाई, यह इस आत्मकथा का सच जो है वो बताएगा कि मैंने इन सारी चीजों से किस तरह से निजात पाई, ये आत्मकथा में आगे पता चलेगा। यह एक बड़ा सच है कि कानून तोड़कर ही कानून बदला जा सकता है और बदला गया है। सुचिता भंग होने के बाद मैंने यौन संबंधों की गोपनीयता के नियम जो है वो तोड़े हैं। गोपनीयता ही स्त्री की परतंत्रता का सबसे बड़ा औजार है। यौन की गोपनीयता न सिर्फ स्त्री के लिए घातक है बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। यही अपराधों को जन्म देती है। ना रिश्तों में छिपाव होंगे, ना कोई ब्लैकमेल कर सकेगा।
पुराने मूल्य और वर्तमान के चालू मूल्य में मुंह दू होती मैं, और मेरी पीढ़ी अपने अवचेतन में अपनी कसौटी पर उन्हें कसती परखती मैं। भीतर ही भीतर विद्रोह की पीठिका की निर्मिति में भागीदारी करती मैं। नई कसौटियां, नए मूल्यों के बीज समय के उबड़ खाबड़ खेत में रोप रही थी। मेरी पूरी पीढ़ी लगी थी शायद नए मूल्यों की पौध की रोपाई में, उनके विकास में, लेकिन अतीत खाद न बनकर भविष्य के कंधों पर ही लदक गया। आज तक समाज ढो रहा है सामंती कसौटियां, यानी पुरानी जो रीति रिवाज चल रहे हैं वो समाज जो है उनको ढो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी पर उनको थोप रहा है। भविष्य के बाजार में उन्हें बिकाऊ माल की तरह प्रस्तुत करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सामंती युग ही ये कसौटियां आज भी बाजार में बिक रही हैं। यानी सामंती युग की जो कसौटियां आज भी बाजार में बिक रही हैं। सुविधावादी मूल्य तब भी कायम थे, आज भी कायम है। इन मूल्यों को चुनौती देती यह पीढ़ी उन्हीं मूल्यों का शिकार भी हो रही है। मैं भी किस हद तक इनका शिकार बनी और इनके खिलाफ कितनी हद तक लड़ने में कामयाब रही, यह इस आत्मकथा का मेरा सच बताएगा। यानी ये जो सामंती कसौटियां थी, इनको मैंने किस तरीके से दरकिनार किया है, किस तरीके से इनका विरोध किया है, ये आप लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे। मैंने अपनी और अपनी पीढ़ी के सच को आज की नजरों से बयां करने का प्रयास किया है। मैं कितनी सफल हूं यह समय बताएगा। मैं अपने यह जरूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हारी नहीं। कह रही है कि मैं इन सारी चीजों को करने में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हारी नहीं, कभी भी मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हारना मेरी नियति नहीं है। तो ये पंक्ति देख के आपको पूछा जा सकता है कि किसकी है, तो आप लोग याद रखेंगे कि रमणिका गुप्ता की है। औरत की नियति भी हार कर बैठ जाना नहीं है। औरत की नियति भी हार कर बैठ जाना नहीं है, गिरकर फिर उठना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। कि औरत की नियति जो है वो हार के बैठ जाना नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठना है और संघर्ष करना है आगे के जीवन के लिए। मैं मूलतः एक कवि हूँ। गद्य लेखन में मैंने बहुत देर से शुरू किया है। 1978 में मैं बहुत बीमार हो गई थी। यहाँ से जो है ये इस भूमिका का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो शुरू होता है। रांची अस्पताल में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। वहां हजारीबाग के उभरते युवा कवि भारत यायावर मेरी देखभाल के लिए अस्पताल में मेरे साथ रहे। तो कौन रहे अस्पताल में रमणिका जी के साथ? भारत यायावर। उन्होंने हजारीबाग के लेखक को जुटाकर मेरे घर में नियमित रूप से गोष्ठी कराने की योजना को कार्यान्वित किया था। तो कह रही है कि रमणिका जी कह रही कि मैं मूलतः यानी मूल रूप से जो हूं मैं वो कवि हूँ। गद्य लेखन जो है वो कहानी, उपन्यास और ये सब लिखना जो है इन्होंने बहुत बाद में शुरू किया है। बीमारी के दिनों में कोयला खदानों की 2 महिला कामगार मेरे पास मेरी देखभाल को आ गई थी। यानी जब इनकी तबीयत खराब थी तब जो है 2 महिला कारीगर जो कोयला खदानों में काम करती थी वो इनकी देखभाल के लिए आ गई थी। मजदूर साथी तो हर रोज कोलियारियों से आकर मेरी खबरसार ले जाया करते थे और अस्पताल का जरूरी खर्चा जमा कर जाते थे। उन्हीं दिनों भारत यायावर जो कवि थे उन्होंने 3 मोटे रजिस्टरों में मेरी डायरियों से सभी कविताएं खोज खोज कर दर्ज कर दी। उन्होंने ये कहा था कि ये भारत यायावर की पंक्ति है, जिनके लिए आप इतना संघर्ष कर रही हैं आप उन पर क्यों नहीं लिखती? कितनी कहानियां मिल जाएंगी आपको इनके जीवन संघर्ष की। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पर्वतीय कहानी वहीं अस्पताल में लिखी थी। ये पूछा जा सकता है कि पर्वतीय कहानी जो है वो रमणिका जी ने कहाँ लिखी थी? तो अस्पताल में लिखी थी। यह पूछा जा सकता है अस्पताल में कौन सी कहानी लिखी थी? तो पर्वतीय कहानी जो है वो लिखी थी। मैंने भारत यायावर को सदैव अपना गुरु माना है और भारत यायावर को रमणिका जी जो है वो गुरु मानती हैं। वे हमेशा मेरे लेखन को प्रोत्साहित ही नहीं करते रहे, उसे दिशा भी देते रहे। कविता मेरे जीवन का हिस्सा थी। उसे जन्म में लाने का काम, पत्रिकाओं तक पहुंचाने का काम शुरू में भारत यायावर ने ही किया। जब लोग जानने लगे कि मैं राजनीतिक ही नहीं कवि भी हूं, मेरा विद्रोही स्वभाव मुझे राजनीति की तरफ ले गया था ताकि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकूं, उसे बदल सकूं। तो कह रही जो इनका विद्रोही स्वभाव था रमणिका जी का, यानी कि मेरा विद्रोही स्वभाव ही जो है मुझे राजनीति की तरफ खींच कर ले गया। संवेदना से ओत-प्रोत मेरा मन मुझे
ले गया सृजनात्मक कार्यक्रमों और साहित्य की ओर। कुछ रच दूं, सिरज दूं। कई संस्थाओं के निर्माण से मैंने समाज को कारगर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया। तो साहित्य के माध्यम से दृष्टिकोण बदलने का अभ्यास, यानी समाज को बदलने का कार्य जो है मैंने कई संस्थाओं के माध्यम से किया, और लेकिन जो दृष्टिकोण था लोगों का उसको बदलने का कार्य मैंने साहित्य के माध्यम से किया। दरअसल मेरे लिए ये दो रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ते के दो छोर थे। एक आदि यानी प्रस्थान बिंदु, तो दूसरा अंत यानी कि मंजिल। एक मुहिम, आंदोलन या एक राह के लिए दोनों का होना जरूरी होता है। शुरुआत ही नहीं मेरी होगी तो मैं लक्ष्य पर कैसे पहुंचूंगा। शुरुआत ही नहीं होगी तो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेगा कोई। मेरी रुचि, मेरा स्वभाव और मेरी प्रकृति भी इस राह पर ले जाने का कारक रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी रुचि भी थी राजनीतिक जीवन की ओर जाने के लिए। तभी कह रही कि मेरा रुचि, मेरा स्वभाव और मेरी प्रकृति जो है वो इस राह पर ले जाने के लिए जो है कारक रही है। अंतर केवल यही है कि अब राजनीति ने साहित्य की डगर पकड़ ली है और साहित्य ने राजनीतिक दिशा। स्वाभाविक है, भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यह मेरी योजनाओं की महायात्रा है जिसे संघर्ष ने गति दी और हादसों ने दो कदम पीछे हटकर पुनः प्रयाण की प्रेरणा और योजना। संघर्षों ने कभी मुझे थकने ही नहीं दिया, तरीका बदलना जरूर सिखाया है। यानी बीच बीच में जो बाधाएं आई, उन्होंने जो संघर्ष किया, कहीं वो उसने उन संघर्षों ने, उन समस्याओं ने मुझे थकने नहीं दिया है, बल्कि वो जो तरीका मैं अपना रही थी उसको बदलने के लिए जरूर प्रेरित किया है। मेरे अनुभव कलम की नोक पर सवार हो पन्ने पर उतरने लगे। पहले ही यदा कदा लिखती थी, मूड आने पर लिखती थी, बस केवल कविताएं, जो संघर्षों के दौरान बलात् मुझ पर तारी हो जाती थी। दूसरी बात, दिल का दौरा पड़ने पर मुझे भय हो गया कि शायद मैं बचूंगी नहीं। अपनी रचनाओं को, गीतों को बिना सुनाए, बिना गाए ही मैं चल दूंगी। इसका मुझे बहुत बड़ा मलाल हो रहा था। मैं दिल का ऑपरेशन करवाने दिल्ली आई। तो दिल का ऑपरेशन कराने के लिए रमणीका जी कहाँ आई थी? तो दिल्ली जो है वो आई थी। मेरा दिल के ऑपरेशन के बाद गोल्ड ब्लेडर का ऑपरेशन होना था। उसी दिन मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत यायावर के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आया है। रामविलास शर्मा जी से मिलने की ठानी ताकि अपना रचना संसार उन्हें दिखाकर उनसे दिशा ले सकूं। फोन पर समय लेकर मैं अपनी कविता पुस्तकें व डायरियां लेकर उनके घर विकासपुरी पहुंची। उन्होंने मेरी कतिपय कविताएं सुनी भी। उन्होंने पूछा, तुम क्या करती हो? मैंने उत्तर उन्हें बताया कि मैं कोयला खदानों के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हूँ और सीटों से संबद्ध कोल्ड फील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो क्या है रमणीका जी, ये पूछा जा सकता है। तो कोल फील्ड लेबर यूनियन की जो है वो सेक्रेटरी है। मैंने उन्हें कूजू में मुझ पर हुए ईंटक के कॉल माफिया के हमले की घटना सुनाई और रैली गढ़ा व केदला में हुए संघर्षों की चर्चा भी की। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? रामविलास शर्मा के कथन है, कविता लिखती हो, लिखती रहो, लेकिन तुम अपने अनुभव कहानियों में दर्ज करो। भले वर्णात्मक ही हो, लिखो, भले वर्णात्मक ही लिखो, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। वह दस्तावेज होगा, इतिहास होगा इस युग का। यह शोध के लिए कच्चा माल भी बनेगा। तुम नहीं तो कोई और इनका उपयोग जो है वो करेगा। कहीं तुम जो अपनी जो कहानियां हैं उनको इसमें दर्ज करती हो कहानियों में। मैंने उन्हें कविता में लिखी अपनी जीवनी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने अनुभव पर आधारित कहानियां लिखने की सलाह दी और मैंने गद्य लिखना जो है वो शुरू कर दिया। तो गद्य लिखने की प्रेरणा रमणीका जी को मिली रामविलास शर्मा से। उनसे मिलकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि इतने बड़े आलोचक ने मुझे सुना और दिशा दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा से मिलने के बाद मैंने योजनाबद्ध तरीके से लिखना जो है वो लिखने की ठान ली। मैंने तय कर लिया कि अब मैं लिखूंगी। मेरे अनुभव, मजदूरों के अनुभव, किसानों के यथार्थ, आदिवासियों की त्रासदी, विस्थापन का दर्द, स्त्रियों की पहचान की खोज। मैं लिखूंगी समाज, सत्ता और व्यवस्था में बदलाव के किस्से, मुक्ति की दृष्टि। तो ठान लिया लेखिका ने कि अब उन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से लिखना है। अब मेरी कविताएं कथा के पात्र कर संवाद करने लगी। मेरी कलम सोच और चिंतन के चौराहे पर खड़ी हो विमर्श की दिशा खोजने लगी। मेरे शब्द विगत 50 वर्षों के, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है,
50 वर्षों के अतीत का इतिहास घेरने बांधने को विकल हो उठे, आज भी विकल है, बेचैन है। मैं अपनी सोच में ही ना जाने कितनी ग्रंथ जो है लिख ग्रंथ जो है मैं अपनी सोच में ही कह रही है कि ना जाने कितने ग्रंथ रोज लिख लेती हूँ, कितनी कविताएं अलिखी रह जाती हैं, खो जाती हैं विस्मृति में। मैंने आत्मकथा लिखने की ठानी, मैं लिखूंगी आत्मकथा, एकदम बेबाक होकर सच लिखूंगी, एकदम सच। अपनी गलतियों को भी स्वीकारूंगी और उन पर चोट भी करूंगी। इतनी लंबी जिंदगी है मेरी, हाँ सारी जिंदगी का लेखा जोखा करूंगी मैं। फिर मैं एकदम सच लिखूंगी और जो जो हुआ है वही लिखूंगी। मैंने आत्मकथा के साथ साथ उपन्यास भी लिखने शुरू कर दिए। तो पहले कहानी लिखी थी पर्वतिया, फिर बता रही मैं अपनी आत्मकथा लिखने लगी। अब बता रही कि उपन्यास भी उसके साथ उन्होंने लिखे हैं। उनकी प्रेरणा से यानी रामविलास शर्मा की प्रेरणा से मैंने सीता और मौसी 2 उपन्यास जो है वो लिखे हैं, जो जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। तो ये पूछा जा सकता है कि सीता और मौसी जो उपन्यास है रमणीका गुप्ता की, वो किस पर आधारित है या केंद्रित है? तो ये कोयला खदानों के मजदूर जो हैं उन पर केंद्रित है। फिर अपने संघर्ष की आत्मकथा लिखने बैठ गई, जो हादसे के रूप में छपी। हादसे का एक संक्षिप्त रूप हरिवंश जी ने अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना में धारावाहिक रूप में छापा। मौसी उपन्यास को सत्य प्रकाश ने बनारस में आज में धारावाहिक में छापा था। तो कह रही है कि हादसे जो इनकी पहला पार्ट है आत्मकथा का, उसको हरिवंश राय बच्चन ने अग्नि दीक्षा नाम से, यानी हादसे अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना में धारावाहिक के रूप में जो है वो छापा था उन्होंने। और मौसी उपन्यास को सत्य प्रकाश ने बनारस में आज में धारावाहिक के रूप में छापा था। आप हुदरी की यह कथा एक स्त्री की दृष्टि में मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकावों का आकलन है। आप हुदरी मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी थी हादसे। हजारीबाग के संघर्षों के बाद हुए संघर्षों को मैंने हादसे में दर्ज किया है, लेकिन स्त्री दृष्टि से मेरे निजी जीवन की टकराहटों की झांकी उसमें नहीं है। तो कह रही कि हादसे में जो घटनाएं उसमें स्त्री जीवन की, निजी जीवन की जो टकराहटें हैं उसमें उनका चित्रण, उनका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। ये सारे चित्रण जो है वो जिक्र जो है वो आप हुदरी में लेखिका ने किया है। हादसे के लोकार्पण के समय राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी आत्मकथाएं समांतर नहीं चलकर वर्टिकल चल रही हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने रमणीका जी से कहा था कि इनकी आत्मकथाएं जो है वो समांतर न चलकर वर्टिकल चल रही हैं? तो राजेंद्र यादव जी ने कहा था रमणीका जी से। आप हुदरी में मैंने निजी जीवन और संघर्ष के बीच संघर्ष के सच को स्त्री की दृष्टि पर, कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हादसे समय सीमित था, यानी हादसे का जो समय था वो सीमित था, सीमित समय में इसको लिखा था। आप हुदरी का समय बहुत लंबा है, यानी कि जो हादसे में एक समय सीमा थी, उस समय तक ही लिखना है, उस समय तक का ही। लेकिन आप हुदरी में जो वर्णन किया है लेखिका ने वो काफी लंबे समय का वर्णन जो है वो किया है। और स्पेस व भूगोल विशाल, बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। तीसरा खंड हजारीबाग और गतिविधियों के प्रसंग में बाद में प्रकाशित होगा, उसे लिखना अभी बाकी है। तो पहला भाग हो गया हादसे, दूसरा भाग आप हुदरी, और कह रहे तीसरा भाग जो आएगा वो हजारीबाग की गतिविधियों के प्रसंग में जो है वो बाद में प्रकाशित होगा, उसको लिखना बाकी, यानी कि वो लिखा भी नहीं है अभी। चौथे खंड में दिल्ली आने पर साहित्यकारों के बीच मेरे अनुभव के विस्तार की चर्चा होगी और होगी परिवार से कटे रहने के कारण खुद को डी क्लास करके मजदूर किसान साथियों को घर में लाने पर झेली यात्राओं की गाथा। तो चौथे खंड में ये सारी चीजें होंगी। मेरी यात्रा संस्मरण की एक पुस्तक लहरों की लय, ये यात्रा संस्मरण का नाम भी आया है रमणीका जी की, ये लहरों की लय प्रकाशित हो चुकी है। मैंने 21 देशों की यात्राएं की हैं। इस पुस्तक में 11 देशों की यात्राएं जो हैं वो मतलब इसमें जो लहरों की लय है इसमें 11 देशों की यात्राओं का ही केवल जिक्र किया गया, लेकिन अगर देखें तो रमणीका जी ने 21 देशों की यात्राएं जो है वो की है। पुस्तक प्रकाशन के बाद हवाई भी गई थी, उसका विवरण पत्रिकाओं में तो छपा था, पर पुस्तक रूप में आना भी बाकी है। आप हुदरी को तैयार करने में दिनेश जी, सुमन तथा शिखा ने मेरा बड़ी मेहनत के साथ जो है वो साथ दिया है।
उनकी मैं आभारी हूँ, यानी दिनेश जी, सुमन और शिखा की मैं बड़ी बड़ी आभारी हूँ। आत्मकथ्य को संवारने सुधारने में भारत भारद्वाज, अभिषेक कश्यप, साधना अग्रवाल, अभय कुमार दुबे और इब्बार रब्बी जी ने सहयोग जो है वो किया है। यानी कि आप हुदरी को तैयार करने में दिनेश जी, सुमन जी, शिखा, इन लोगों ने सहयोग किया है। और आत्मकथ्य भी, यानी जब वो लिख गई थी आत्मकथा तो उसको संवारने और सुधारने का कार्य, यानी उसमें जो त्रुटियां हो गई हैं उनको सुधारने का कार्य जो है वो भारत भारद्वाज, अभिषेक कश्यप, साधना अग्रवाल, अभय कुमार दुबे, इब्बार रब्बी जी ने जो है वो किया है। उसके लिए धन्यवाद कहना या लिख देना भर पर्याप्त नहीं है। और सबसे ऊपर धन्यवाद है श्री महेश भारद्वाज का, प्रबंध निर्देशक समसामयिकी प्रकाश का, जिन्होंने न सिर्फ बड़े ध्यान से इस पुस्तक को तैयार किया बल्कि बड़े धैर्य से पुस्तक तैयार होने का इंतजार भी किया। उनके बार बार इस राज से यह कथा अपना वर्तमान रूप जो है वो ले पाई है। यानी उनके बार बार कहने पर ये कथा है, आत्मकथा, ये वर्तमान रूप जो है वो ले पाई है रमणीका गुप्ता। यहाँ से जो है ये भूमिका जो है ये खत्म होती है, फिर यहाँ आगे जो है वो भाग चालू होते हैं इसके। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें एक कहानी का नाम आया है इनकी पर्वतिया, जो कि रमणीका जी ने अस्पताल में ही लिखी है। दो उपन्यासों के नाम आए हैं, सीता मौसी और यात्रा संस्मरण पर यात्रा वृत्तांत, लहरों की लय। इसमें 11 देशों की यात्राओं का वर्णन जो है वो किया है लेखकों ने। और उन्होंने 21 देशों की यात्राएं की हैं, लेकिन 11 ही देशों का यात्राओं का जिक्र जो है इस यात्रा संस्मरण में किया गया है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। एक कहानी का जिक्र किया गया है, 2 उपन्यासों का जिक्र किया गया है इसमें, और ये कोयला खदानों में जो काम करने वाली स्त्रियां थी उनके जीवन पर आधारित है ये दोनों उपन्यास। और यात्रा वृत्तांत है लहरों की लय। तो इन जो रचनाओं का जिक्र जो है इस भूमिका में किया गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अभी इसकी भूमिका से प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा इन्होंने रमणीका जी जो गुरु मानती है वो भारत यायावर को मानती है। उसके अलावा रामविलास शर्मा का भी नाम आया है। रामविलास शर्मा का नाम आया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इनसे मिलने के लिए जो है वो ये गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये भूमिका जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।